आज से ठीक 2 महीने पहले 27 जनवरी 2020 को मेरा कोरोना वायरस पे पहला वीडियो आया। वीडियो का नाम था कोरोना वायरस कंस्पिरेसी एंड क्योर। मैंने आपको तभी बता दिया था ये जो कोरोना वायरस का खेल आप देख रहे हैं, दरअसल ये कंस्पिरेसी है। कोरोना वायरस सिर्फ सिंपल फ्लू वायरस है जिससे कोई भी इंसान 3 या 4 दिन में ठीक हो सकता है। पूरे दुनिया भर से हज़ारों कमेंट्स आए और कुछ लोगों ने तो ये भी बोला कि आप दुनिया में इकलौते ऐसे इंसान हैं जो बोल रहे हैं कि कोरोना वायरस एक कंस्पिरेसी है। हमें लगता है कि आप एक इडियट हैं। आज ठीक 2 महीने हो गए। आज का दिन है 27 मार्च। आज मैं बता सकता हूँ इन दिस वर्ल्ड देयर आर 3 मोर इडियट्स जो यही बात बोल रहे हैं। पहला निकारागुआ के प्रेसिडेंट डैनियल ओर्टिगा, दूसरा मैक्सिको के प्रेसिडेंट एंड्रूस लोपेज एंड तीसरा ब्राज़ील के प्रेसिडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जेआर बोल्सोनारो। उन्होंने खास ये बोला है ये जो आप देख रहे हैं ये मीडिया का किया हुआ खेल है और दरअसल ये एक छोटा सा फ्लू वायरस है और कोई भी इंसान 3-4 दिन में ठीक हो सकता है। उन्होंने तो यहाँ तक बोला कि अगर उनको भी कभी कोरोना वायरस आ गया तो कोई चिंता ना करें, 3-4 दिन में वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। मतलब ये कि रेस्टोरेंट में जाइए, खेलिए, घूमिए, एंजॉय द लाइफ। दैट वाज हिज मैसेज। सो आज इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा और इस वीडियो के अंत तक आप देखेंगे भी ऐसे सबूत जिसके बाद आपको खुद ही लगने लगेगा कि ये जो मास्क आपने पहना था ये सब बेकार था, ये जो सैनिटाइजर से बार बार अपने हाथ को आप घिस रहे थे वो भी कोई मतलब नहीं था, और ये जो लॉकडाउन है ये तो बिल्कुल ही अनर्थ है। मैं ले चलता हूँ एक जर्नी में, एक सफ़र में। सफ़र शुरू हुआ था आज से 55 मिलियन ईयर पहले। साइंस का ऐसा मानना है कि कोरोना वायरस के जो एंसेस्टर्स हैं, उनके जो पूर्वज थे, वो इस दुनिया में 55 मिलियन ईयर पहले ही आ चुके थे। और कोरोना वायरस का जो रूप आज देख रहे हैं ये रूप भी आज से करीब 10,000 साल पहले आ चुका था। बल्कि CDC, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल, US का जो गवर्नमेंट बॉडी है, उसके अनुसार, रीसेंट रिपोर्ट के अनुसार, देखिए लास्ट लाइन पढ़िए, मोस्ट पीपल गेट अफेक्टेड विद 1 और मोर ऑफ दीज वायरसेस इन द लाइफ टाइम। वो ये बोलना चाह रहे हैं ये जो कोरोना वायरस है इससे आप सब कभी ना कभी पीड़ित हुए हैं। आप सबको कभी ना कभी फ्लू हुआ है और उनमें से कभी ना कभी कोरोना वायरस भी रहा हो सकता है जिम्मेवार। हम जिंदा हैं, आप जिंदा हैं, इसका मतलब कि आपने तब जीत हासिल की है। इसका मतलब यही है कि दोबारा भी कभी कोरोना वायरस से आप पीड़ित होंगे तो जंग आप जीत ही जाएंगे। आप बोलेंगे भाई वो जो CDC बता रहा है वो ह्यूमन कोरोना वायरस की बात कर रहा है और अभी जो वायरस है ये एक नोबल कोरोना वायरस है। दरअसल ये जो नोबल वर्ड है ना, यही वर्ड सबको कंफ्यूज कर रहा है। इस वर्ड को अगर आप समझ लें तो सारा खेल अभी समझ आ जाएगा। इस वर्ड को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेता हूं मेरे मित्र का। उदाहरण के तौर पे उनका नाम है योगेश मित्तल। बरसों से मेरी जान पहचान है और कुछ समय पहले मैंने एक लेंस खरीदा और मैंने सोचा कि अब से मैं किसी से मिलूंगा तो इस लेंस के माध्यम से ही देखूंगा। 7 जनवरी को मेरी उनसे मुलाकात हुई योगेश मित्तल जी से और मैंने इस लेंस से उनको ध्यान से देखा और तब मैंने देखा कि उनके बाएं गाल पे एक छोटा सा तिल है। मेरे दिमाग में बात आई कि हजारों बार पहले भी मैंने उनको देखा और तिल तो था नहीं और अभी ये तिल है। इसका मतलब ये योगेश मित्तल की तरह दिखते तो हैं लेकिन दरअसल ये योगेश मित्तल है नहीं। उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि भाई मैं पहले वाला योगेश मित्तल ही हूँ, दरअसल आपने कभी ध्यान नहीं दिया, तिल तो पहले से भी था। मैं मानने को तैयार नहीं था। मैंने उनका नाम चेंज कर दिया नोबल योगेश मित्तल, क्योंकि ये नए योगेश मित्तल है, वो वाले है नहीं, बस दिखने में उनकी तरह लग रहे हैं। खैर उनसे बातचीत करता रहा, उनसे मिलता रहा, उनकी गाड़ी में बैठता रहा, उनके घर गया और करते करते 17 मार्च आ गया और तब मैंने एहसास किया कि ये जो घर है ये तो पुरानी योगेश मित्तल का, ये गाड़ी भी पुरानी योगेश मित्तल की। और अब मुझे पता चला कि दरअसल जिन्हें मैं नोबल योगेश मित्तल समझ रहा था वो पुराने वाले ही हैं। नया अगर कुछ है तो ये डायग्नोस्टिक टूल। आप मेरा इशारा समझ गए होंगे कि जिसे मैं योगेश मित्तल बोल रहा हूं वही है कोरोना वायरस। 7 जनवरी को जब पहली बार साइंटिस्ट ने इस कोरोना वायरस को देखा तो देखने का जो डायग्नोस्टिक टूल है वो शायद ज़्यादा डिटेल्ड है, जो कि पहले कभी उन्होंने नहीं दिखा। लेकिन 17 मार्च आते आते 17 मार्च का न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन का रिपोर्ट आप पढ़ेंगे तो अब उनको ये पता चला है कि कोरोना वायरस जिसे वो समझ रहे थे सिर्फ वो वाटर ड्रॉपलेट से ही लोगों तक पहुंच सकता है या वो ट्रांसमिट हो सकता है या फैल सकता है। दरअसल कोरोना वायरस एयरबॉर्न भी है, यानी कि हवा भी मीडियम हो सकता है उसके फैलने का। 7 जनवरी को उन्हें लग रहा था कि इंक्यूबेशन पीरियड करीब 14 दिन का होता होगा, लेकिन अब देखा गया 28 फेब का जो न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन का जो रिसर्च पेपर है उसके अनुसार जो इंक्यूबेशन पीरियड इसका 4 दिन का ही है।
7 जनवरी को साइंटिस्ट को ये लगा कि शायद इससे मोर्टलिटी रेट 3-4% होगी, लेकिन 28 फेब का रिसर्च पेपर अगर आप देखेंगे न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन का, तो वहाँ लिखा हुआ है साफ साफ 0.1%। सो इतने सारे वेरिएशन की वजह से अब उसका नाम चेंज करके नया नाम दे दिया गया है, एंड द न्यू नेम इज SERS-CoV-2। आप बोलेंगे कि अगर ऐसी बात है तो इतने सारे लोग मर क्यों रहे हैं? इटली में 8,000 से ज़्यादा लोग मर गए, यूएस में 1,000 से ज़्यादा लोग मर गए, पूरे दुनिया में लाखों लोग पीड़ित हैं, तो ये सब कैसे है? ये सब पहले कभी नहीं था। इस बात को समझाने के लिए मैं फिर एक उदाहरण का यूज़ करूंगा। इमेजिन कीजिए एक दुकानदार, एक शॉपकीपर रोज रात को दुकान बंद करने से पहले बही खाते में देखता कि आज का कलेक्शन कितना है, और उसने देखा कि कलेक्शन 1 लाख रुपए का है, और उसने संदूक खोला, संदूक में नजर आया सिर्फ 80,000 रुपये। तो 20,000 रुपये कहाँ गए? उसके दिमाग में शक हुआ कि शायद वो जो एम्प्लॉय है उन्होंने 20,000 रुपये चुरा लिए होंगे। तो उसने अपने गार्ड को इंस्ट्रक्शन दिया कि सारे के सारे एम्प्लॉयज़ का ऊपर वाला जेब चेक करके देखो कि मुझे शक है कि इन्होंने कुछ पैसे चुराए हैं। गार्ड ने ऐसा ही किया, हर एम्प्लॉय का ऊपर वाला जेब चेक किया जाने से पहले, और गार्ड ने कुछ पैसे कलेक्ट किए, वो करीब निकले 5,000 रुपये। 20,000 गायब हुए थे, लेकिन 5,000 का लेखा जोखा मिल गया, तो 15,000 कहाँ गए? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं तो आप बोलेंगे हो सकता है कि वो एम्प्लॉय ने नीचे वाले जेब में छुपाए हो। दुकानदार को भी ऐसा ही लगा। कुछ समय बाद, कुछ दिनों बाद दोबारा वैसे ही सिनेरियो आया कि कंप्यूटर पे बही खाता में 1 लाख रुपए का कलेक्शन दिखा रहे हैं, लेकिन संदूक में सिर्फ पड़ा है 80,000 रुपये। 20,000 रुपये का कोई भी लेखा जोखा नहीं मिल रहा। इस बार लगा कि शायद मामला कुछ और भी हो सकता है, तो गार्ड को बोला कि ऊपर वाला जेब तो चेक करना ही, नीचे वाला जेब भी चेक करके देखना। अब जब एम्प्लॉय जाने लगे तो दोनों जेब चेक किए और टोटल कलेक्शन आया 10,000 रुपये का। लेकिन जो गायब हुआ था वो था 20,000 रुपये। 10,000 रुपये का लेखा जोखा मिल गया, अभी भी 10,000 रुपीज वॉज डेफिसिट। अगर आपसे पूछूं कि वो 10,000 रुपये कहाँ होंगे, आप बोलेंगे कि शायद वो पीछे वाले जेब में रख दिए होंगे। वो जो दुकानदार था बड़ा चालाक, उसको भी लगा कि ऐसा ही कुछ होगा। अगली बार सेम सिनेरियो आया कि देखा कि 1 लाख रुपए बही खाता में लिखा है, जबकि कलेक्शन के मुताबिक सिंदूक में 1 लाख रुपए ना होकर सिर्फ 80,000 रुपये है, तो वो 20,000 रुपये कहाँ गायब हो गए? इस बार गार्ड को बताया गया कि इस बार जब सारे एम्प्लॉय निकले तो सारे के सारी जेब चेक करना, और जब गार्ड ने सारे जेब चेक किए तो टोटल कलेक्शन मिला 20,000 रुपये। तो बस यही समझ लीजिए इटली का हाल है। इटली का मैंने इतिहास पढ़ा और मैंने देखा कि हर साल इटली में करीब 20,000 लोग इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से मरते ही हैं। इसे बोलते हैं ILI, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस। इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस एक ब्रॉड कैटेगरी है, और इस कैटेगरी में वो सारे वायरसेस आते हैं जिन सारे वायरसेस में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक माने कि जिनका इंक्यूबेशन पीरियड लगभग 4 दिन का हो, जिनकी मोर्टलिटी रेट लगभग 0.1% हो, जिनके अटैक करने का तरीका रेस्पिरेटरी हो, या फिर जिनमें सिम्टम्स फीवर के आते हों, हेडेक के आते हों, लूज मोशन के आते हों, डायरिया के आते हों, थकान के आते हों, या कफ आता हो, और जिनका जेनेटिक मेकअप RNA सिंगल स्ट्रैंड सेगमेंट हो। ये पांचों कैरेक्टरिस्टिक जिस भी वायरस में होगा उसे ब्रॉडली इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के कैटेगरी में रखा जा सकता है। 2016 में देखा गया कि टोटल काउंट 20,000 लोग ही मरे हैं हर साल, जैसे मैंने बताया इटली में इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में, लेकिन उसमें से 5,000 लोग H1N1 की वजह से, 5,000 लोग H3N2 की वजह से, लेकिन अभी भी 5,000 लोग, ये तो 10,000 लोग ये तो पता है कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से मरे, लेकिन वो कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है, यानी कि कौन सी जेब जिम्मेवार है, उसका पता नहीं चल रहा था। शायद अब उसका भी पता चल गया है। जैसा आपने देखा कि इटली का जो काउंट है वो करीब 8,000 से थोड़े ज़्यादा लोग मर गए हैं, लेकिन साल के अंत तक आप देखेंगे वो 8 की जगह 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा। लेकिन एक चीज़ कांस्टेंट रहेगा, वो ये कि इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस का ब्रॉड कैटेगरी में जो टोटल मरने वालों की संख्या होगी वो करीब 20 से 25,000 ही होगी। तो जो आप देख रहे हैं वो नया नहीं है। हर साल इटली में 20 से 25,000 लोग इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से मरते ही हैं। और कोरोना वायरस की कैरेक्टरिस्टिक अगर आप देखें तो उसका इंक्यूबेशन पीरियड जैसे मैंने बताया 4 दिन के लगभग का है, उसका मोर्टलिटी रेट 0.1% है। उसमें भी जो सिम्टम्स आते हैं वो फीवर होता है, कफ होता है, वीकनेस होता है, डायरिया होता है।
या उसमें भी जो अटैक होता है वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू होता है, या फिर उसका जो जेनेटिक मेकअप है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए ही है। सो कोरोना वायरस को भी इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस के कैटेगरी में रखा जा सकता है। तो सिर्फ एक लाइन में सारी बात, सारा खेल खत्म हो सकता है। वो लाइन है कोरोना वायरस इक्वल टू इन्फ्लुएंजा। अगर इतनी बात आप समझ लें तो आगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। हर साल यूएस में 60,000 लोग इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से मरते ही हैं। 2019 में भी 60,000 लोग इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस से मरे थे। अभी यूएस का काउंट है कोरोना वायरस की वजह से करीब 1,000 से थोड़ा ज़्यादा, मे बी 1,300 हो सकता है। वो 2,000 हो जाए, वो 3,000 हो जाए, 5,000 हो जाए, या फिर 10,000 भी हो जाए। लेकिन आप देखिएगा इस साल के अंत तक जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस का जो ब्रॉड कैटेगरी है वो टोटल 60,000 ही रहने वाला है। उसमें पीछे वाले जेब में कितने पैसे हैं या आगे वाले पॉकेट में कितने पैसे हैं वो वेरिएशन हो सकता है, बट टोटल काउंट वो चेंज नहीं होगा। वो यूएस के केस में 60,000 ही रहेगा, इटली के केस में 20 से 25,000 ही रहने वाला है। तो दुनिया में कुछ नया नहीं हो रहा है। जितने लोग आज मरते हुए देख रहे हैं उतने लोग हर साल मरते हैं। लेकिन वो ब्रॉडर कैटेगरी की बात करें तो वो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस में मरते हैं। लेकिन नया सिर्फ इतना है कि अब साइंस को एक डायग्नोस्टिक किट मिल गया, एक टूल मिल गया, जिससे ये पता चल रहा है उस ब्रॉड कैटेगरी में जो जिम्मेवार वायरस हैं वो उनका नाम क्या क्या है। सो मतलब ये देयर इज नथिंग न्यू। अब बात करते हैं भारत की। भारत में हर साल और पिछले साल भी ट्यूबरक्लोसिस से करीब 4 से 5 लाख लोग मरते हैं। मलेरिया से करीब 2 लाख लोग मरते हैं। हेपेटाइटिस जो एक और तरह का वायरस है उससे करीब 75,000 लोग मरते हैं हर साल, एवरी ईयर। कोरोना वायरस से 20 लोग मरे हैं। तो कहाँ तो 5 लाख लोग ट्यूबरक्लोसिस से हर साल मर रहे हैं जो कि एक तरह का बैक्टीरिया है, कहाँ तो कोरोना वायरस से सिर्फ 20 लोग मरे हैं। इतना हो हल्ला क्यों, इतना सब बवाल क्यों, इतना सब डर का माहौल क्यों, ये पूरा देश क्यों रुक गया? ये सारे सवालों के जवाब मैं आपको नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको कुछ क्लू दूंगा। ये सारा खेल शुरू हुआ था चाइना से। याद कीजिए, आप में से ज़्यादातर लोगों को पता होगा चाइना एक ऐसा देश है जो अपने आप को पूरी तरह छुपा के रखता है। यहाँ तक कि गूगल को झांकने तक नहीं दिया, फेसबुक को अंदर आने अलाउ भी नहीं किया। अपना ही फेसबुक बना लिया, अपना ही गूगल बना लिया, ताकि पूरे दुनिया को चाइना में क्या चल रहा है बिल्कुल ना पता चले। एक ऐसा देश जो अपने लिए पूरी तरह से सीक्रेटिव है। जनवरी महीने में उन्होंने वुहान शहर में जो भी कुछ दुनिया को दिखाया पूरी तरह शोकेस किया। तो ऐसा क्यों? वो सारा कुछ शोकेस करने का मकसद क्या था? खास तौर पे एक ऐसा देश जो अपनी कोई बात कभी किसी को बताता नहीं है और खास इंश्योर करता है कि कुछ भी चाइना के बारे में किसी को भी पता ना चले। उनके जो जर्नल्स आते हैं वो भी चाइनीज़ में ही आते हैं, ताकि एक आम लोग या कोई भी इंसान को ज़्यादा एक्सेस ना हो उनकी टेक्नोलॉजी के बारे में, उनके रिसर्च के बारे में। और वही वाला देश अपना एक एक फुटेज वुहान का पूरे दुनिया के सामने शोकेस कर रहा है। ये हुई पहली बात। दूसरी बात, कुछ दिन पहले चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि अब उनके देश से कोरोना वायरस अचानक गायब हो गया। तो गायब कैसे हुआ? उन्होंने ऐसा क्या किया? हमें भी तो बताएं ताकि हम भी वो इम्प्लीमेंट कर लें, हमारे देश से भी कोरोना वायरस गायब हो जाएगा। सो इन सवालों के गहराई में जाएंगे तो ज़रूर आपको कुछ क्लू मिलेगा। अभी जो लॉकडाउन है इसका क्या मतलब है, ये जो डर का माहौल है इसका क्या मतलब है। श्योरली ये जो डर है वो डर क्रिएट किया गया है। इसमें एक्चुअली बात तो सिर्फ इतना है कि कोरोना वायरस इज जस्ट लाइक ए इन्फ्लुएंजा एंड फ्लू वायरस। और आप में से जो लोग मुझसे जुड़े हैं पिछले 4 साल से, याद कीजिए 4 साल पहले 2016 में माहौल था डेंगू का। हर जगह डेंगू का खौफ था। तब मैंने एक वीडियो रिलीज किया था, वीडियो का नाम था फीवर क्योर इन 72 आवर्स। और उस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया था 3 स्टेप डाइट, लिक्विड, फ्लूइड एंड सॉलिड डाइट, कि 3 स्टेप डाइट से 3 दिन के अंदर ही किसी भी तरह का फ्लू से आप बाहर निकल सकते हैं। तब से लेके अभी तक 4-5 साल हो गए हैं। आप में से हज़ारों लोगों ने इस टेक्निक को यूज़ किया, 3 स्टेप मेथड को यूज़ किया। और टाइम पे आपने मुझे ईमेल के माध्यम से या यूट्यूब के कमेंट के माध्यम से मुझे आप बताते आए हैं कि जैसे ही आप 3 स्टेप डाइट यूज़ करते हैं, बाय 3rd डे एंड आपका फीवर उतर जाता है, आपकी बीमारी चली जाती है, वो वायरस न जाने कैसे गायब हो जाता। फिर चाहे उस वायरस का नाम चिकनगुनिया हो या डेंगू हो या स्वाइन फ्लू हो या इन्फ्लुएंजा हो या फ्लू का कोई और वायरस हो। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप में से वो लोग जिन्होंने ये 3 स्टेप डाइट
कई बार यूज़ कर लिया है अपने लिए या अपने परिवार वालों के लिए, आप एक छोटा सा वीडियो बनाएं, 1 मिनट का, 2 मिनट का या 4 मिनट का, जिसमें आप अपने बारे में बताएं कि आप कौन हैं, कहाँ रहते हैं, फिर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें कि कैसे 3 स्टेप मेथड यूज़ करके आपने अपने आप को क्योर किया। मैं आपके वीडियो कलेक्ट करूंगा और अपने YouTube चैनल में तो डालूंगा ही, आप भी डालिएगा अपने YouTube या Facebook में। इन सब कलेक्शन को मैं हेल्थ मिनिस्ट्री के पास एज एविडेंस लेके जाऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं हेल्थ मिनिस्टर को बताना चाहता हूं कि ये 3 स्टेप डाइट किसी भी तरह का फ्लू या किसी भी तरह के वायरस को 3 दिन में निकालने के लिए कारगर है। इसीलिए वो जो 800 इंडियन पीड़ित हैं कोरोना वायरस से, जैसा कि बताया जा रहा है, आप हेल्थ मिनिस्ट्री से मेरी दरख्वास्त है वो 800 पेशेंट मुझे दे दीजिए। भगवान हमारे साथ है, मैं आपको वादा करता हूँ किसी एक को भी जाने नहीं देंगे, किसी एक को भी मरने नहीं देंगे। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, थैंक यू।